Good evening, everybody. My name is Parth Singh. कैसे हैं सब लोग? Today we are going to see the levels of desire, and most probably ये morning तक आप तक पहुंचेगा. तो good morning, everybody. And there are three layers of this desire, basically. ये जो इच्छाएं हैं या फिर जो वासना जिसे हम कहते हैं, इन दोनों में डिफरेंस होता है. तो आज हम इसमें बेसिकली देखेंगे कि इसके एग्जैक्टली इन डेप्थ में जाके कि इन तीनों लेवल्स में किस तरीके की सोच होती है इंसान की, किस तरीके के एक्शंस होते हैं एक इंसान के, और इन तीनों लेवल पे आदमी जब आता है तो उसको समझना ज़रूरी क्यों है. और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत सारे बिजनेस भी इसको यूज़ करते हैं. तो आज पूरा का पूरा हम जो पॉडकास्ट है इस पे एक नया टॉपिक है, इस पे डेडिकेट करेंगे. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. सो इन 2021 लास्ट ईयर हुआ क्या कि मैं जब मार्केटिंग में गया, क्योंकि मुझे अपने इसको यूज़ करना था, काम को पैसा जनरेट करने के लिए. जो भी मैं, जैसे कि कई लोग नहीं जानते हैं, तो मैं म्यूजिशियन हूँ बैकग्राउंड से. और एज अ म्यूजिशियन आपके पास तीन ऑप्शंस होते हैं. एक तो है कि आप बॉलीवुड की ट्रेन पकड़ो, दूसरा है कि आप इंडियन आइडल जाओ, और तीसरा है कि आप यूट्यूब पे कवर्स अपलोड करो. ये तीनों ही रास्ते, अगर आप इतने सक्सेसफुल भी होते हो, तो ये तीनों रास्ते एक बैसाखी की तरह हैं. कई म्यूजिशियंस भी मेरे को सुन रहे होंगे, उनके पैरों तले अभी ज़मीन खिसकने वाली है. कितने म्यूजिशियंस आते हैं और उनका एक पीक होता है, एक वैली होता है, तो वो नीचे गिर जाते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, फिर एकदम से फेलियर हो जाता है. आपने शायद इंडियन आइडल में एक राइटर आए होंगे, एक प्यार का नगमा है करके एक राइटर थे, जिसको नेहा कक्कर ने 1 लाख रुपए दिए थे. फिर कंट्रोवर्सी हुई थी कि भाई ऑन स्क्रीन क्यों दे दिया आपने, पीछे दे देती. तो जिसको नहीं पता है शायद जाके देख सकते हैं, बट दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. तो ही डजंट हैव एनी मनी. मतलब जिस आदमी ने इतना अच्छा गाना लिखा, उनके पास कोई पैसा नहीं है. उसके बाद एक महालक्ष्मी अय्यर करके गाना है, जिसमें सिंगर हैं जिन्होंने गाना गाया है, कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना, कभी चांद खिले तो मेरे दिल में आ जाना. ये वाला. सॉरी, अभी मैं अच्छे से नहीं गा पाऊंगा क्योंकि मैं सुबह हो रही है अभी, तो मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, उस जोन में नहीं हूँ. मगर आना इस तरह तो कि यहाँ से फिर न जाना, कभी शाम ढले कभी चांद खिले. एनीवे, तो ये वाला था. तो इसकी सिंगर है महालक्ष्मी अय्यर जी, बहुत ही ज़बरदस्त सिंगर. और उनको मतलब उनके पास 10,000 रुपये नहीं है आज की डेट पे. ये मुझे कहाँ से पता चला? सोनू निगम का एक इंटरव्यू देख रहा था. सोनू निगम ने बताया कि मैंने 10,000 रुपये दिए थे उनको. और ऐसे अनगिनत कितने सिंगर हैं. अभी एक सुने आपने एक सिंगर का नाम सुना होगा, तेरा प्यार 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 हुक्का बार, जिन्होंने गाया, विनीत गुप्ता नाम है उसका. तो आप देखोगे कि ऐसे बहुत सारे सिंगर्स आपको मिलेंगे जिनका जो आसमान से ज़मीन तक आ गए. तो जो लोग सोचते हैं कि जाना है इसमें, उनके लिए भी ये एक कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि आपको लगता है कि आपकी टांगें हैं, या आपकी टांगें नहीं हैं. आप बैसाखी के सहारे चल रहे हो, क्योंकि आज जो उठ रहा है वो गिरेगा, क्योंकि आपकी डोर, सक्सेस की जो डोर है, वो किसी और के हाथ में है. ये प्रॉब्लम है लोगों की. तो जब ये मेरे साथ, जब मैंने एनालाइज किया पूरी तरीके से, क्योंकि लोगों का ऑलरेडी बहुत तगड़ा बिलीफ सिस्टम होता है कि इस पे, और रियलिटी शोज़ का भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि उसमें पीछे बहुत बैकग्राउंड में कंट्रोवर्सीज होती हैं, ये होता है वो होता है, मतलब इन द सेंस पार्शियलिटीज़ होती, पॉलिटिक्स, राजनीति होती है उसमें.
और तो बहुत सारे सिंगर्स हैं और म्यूजिशियंस हैं, इससे बहुत तगड़े तरीके से जूझते हैं। कभी आप इंडियन आइडल के ऑडिशंस की जो बैक स्टोरी है वो आप यूट्यूब पे डालो कि इंडियन आइडल ऑडिशन भाई, लाइक अभी जो हुआ था रिसेंटली, वहाँ पे किस तरीके से लोग आ गए, 10-12 हज़ार लोग खड़े थे। एक दिन पहले ही शाम से 5 बजे खड़े हो जाते हैं और उसके बाद लगे रहे। 2013-12 में मैंने भी 2-3 रियलिटी शोज़ में ऐसे ही लगा था। मुझे आज भी याद है, मैं कानपुर से दिल्ली आया था और आइडल के शायद ऑडिशन से, इंडियन आइडल के शायद ऑडिशन से, या फिर सुरक्षेत्र के थे, मुझे नहीं पता, नहीं सुरक्षेत्र के तो नहीं थे, आई थिंक सारेगामा का था कुछ, आई थिंक आइडल का था, हाँ आइडल का था मुझे लग रहा है। तो इंडियन आइडल के ऑडिशंस थे, आप विश्वास नहीं करेंगे, हम लोग 5 बजे शाम को आ गए, रात में 9 बजे आ गए। हमें लगा कोई भीड़ नहीं होगी, वहाँ पे रात में 9 बजे से ही भीड़ चालू हो जाती है और सबसे आगे जो लगता है उसकी एंट्री होती है, फिर ऐसे पीछे होती, तो बहुत लोग, मतलब 10-12 हज़ार की लाइनें लगती हैं वहाँ पे। तो कहने का मतलब क्या है कि ये कहानी मेरे साथ हुई कि इस तरीके की चीज़ें मेरे साथ चल रही थी। और तो बॉलीवुड रियलिटी शोज़ और यूट्यूब कवर्स जो है, ये तीनों ही जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये तीनों ही आपके बैसाखी की तरह काम कर रहे हैं। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि आपको इंडिपेंडेंस मिल जाएगी। हो सकता है आज का जो चांद है, आज का जो सूरज है, वो कल ढलेगा। तो ये ज़रूरी है क्योंकि कल को तुम्हारे बच्चे होने वाले हैं, कल को तुम्हारी बीवी होने वाली है। तुम ये ऐसी लाइन में जाके जहाँ पे इतनी पॉलिटिक्स है, इतना शोषण है, इस लेवल पे अत्याचार है, इस लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन है लोगों के बीच में कि कास्टिंग काउच से लेकर मर्डर से लेकर सुसाइड से लेकर एवरी सिंगल थिंग इज ओवर देयर। शोषण, फिजिकल शोषण, इमोशनल शोषण, एवरीथिंग इज ओवर देयर इन बॉलीवुड बिकॉज आई हैव बीन देयर फॉर 1 year. आई नो इन एंड आउट, नोबडी केयर्स अबाउट यू। इट इज लाइक, उससे अच्छा मेरे को कॉर्पोरेट लगता है, कॉर्पोरेट कल्चर। इट इज लाइक पीपल आर भूखे नहीं होते, जैसे जब कोई भूख लगती है तो आदमी मार काट के अपने आप को, दूसरे को खाने लगता है, इंसानों को खाने, वो वहां पे लेवल है। वहां पे कुछ भी हो रहा है, वो डिजायर इतना तगड़ा होता है ये एक्टर्स और सिंगर्स का कि ये किसी भी हद तक चले जाते हैं और इनका अपना खुद का डिजायर इनको फंसाता है। तो मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट था जानना। कई लोग बहुत डींगे हाँकते हैं, मेरे लिए ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट था कि मैं क्या, कहाँ पे आया हूँ, किस तरीके का एनवायरनमेंट है, कल्चर है। और मेरे लिए आई थिंक सेल्फ एस्टीम बहुत बड़ी चीज़ है। मैं अपने डिज़ायर को सेल्फ एस्टीम से एक्सचेंज नहीं कर सकता। ठीक है, लोग करते हैं, बड़ी बड़ी सर्जन्स की लड़कियाँ, यहाँ की लड़कियाँ, वहाँ की लड़कियाँ आती हैं और जाग करवाते हैं, जो भी है कास्टिंग काउच का शिकार, या ये ऐड मिल जाएगा तो 15,000 का ऐड है, 15-20 हज़ार रुपये का, चलो आ जाओ। नहीं तो डायरेक्टर के साथ एक महीने के लिए, एक हफ्ते के लिए हॉलीडे पे चली जाओ मॉरिशियस। कौन, 2-3 लड़कियां साथ में जाओ, प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ में जाइए और वहाँ पे आप टाइम स्पेंड करिए प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के साथ। और डायरेक्टर प्रोड्यूसर अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं और वही हो रहा है। जिस लेवल पे आप खुद ही देखो, आप अगर देखोगे जो ये केसेस होते हैं ड्रग्स वाले इतने तगड़े, आप खुद समझ में आएगा कि किस लेवल पे ये पहुंच चुका है। और ये 2010 से चालू हुआ है, क्योंकि उससे पहले मूवीज अच्छी आती थी। तो थॉट का एक जो विचार होते हैं उसका यूसेज तब होता है जब आदमी इंद्रिय तृप्ति में ना हो, और थॉट खराब हो गया। थॉट को अगर आपने यूज नहीं किया तो आप घटिया मूवीज बनाने लग जाओगे, घटिया सॉन्ग्स बनाने लग जाओगे। यहीं से रिमिक्स का चलन आया, फिल्मों का चलन आया, उस तरीके का बहुत सारा चलन आया। अब मैं ये सब बातें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये सब ह्यूमन साइकी की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो बहरहाल ये हुआ। तो जब ये हुआ तो मुझे जब ये पता चला 2019-20 में कि भाई मुझे तो इसमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि मुझे अपने आप को इंडिपेंडेंट करना है। और अगर हम कहते हैं कि नेगेटिव चीज़ें नहीं हैं इन सब चीज़ों में, लेट्स से कि सब कुछ पवित्र है,
फिर भी आप जाओगे और वहाँ के आपकी जो डोर है, वो जो डोर है, वो जो आदमी डोर देता है आपको, जो आदमी वहाँ पे सहारा देता है, काम देता है, वो आदमी इस बेसिस पे काम नहीं देता है कि आपका टैलेंट कितना है। आपको काम इस बेसिस पे मिलता है कि आप कितना पसंद हो सामने वाले को। अब वो जो पसंद है, वो जो इम्प्रेस करना है, वो कैसे आप इम्प्रेस कर रहे हो, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। कोई तलवे चाट चाट के करता है, कोई यहाँ से जाता है चाय बनाता है। ये सबसे नीचे के लोग, बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे। सबसे बढ़िया इंप्रेस करने का तरीका है, लड़का हो तो सो जाओ, लड़की हो तो सो जाओ। तो ये सबसे बढ़िया इंप्रेस करने का तरीका है। जाइए, एक महीने के लिए हॉलीडे पे चले जाइए और जिस भी चीज, जो भी वो करना चाहे उनको करने दीजिए, और अच्छे से करिए। नाटक मत करिए बीच में कि अरे नहीं सर ऐसा नहीं, ये मत करिए। नहीं, नाटक मत करिए। काम चाहिए ना, गाना चाहिए ना, फिल्मों में काम चाहिए ना, ये लो, ये करो। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ हर डायरेक्टर, हर प्रोड्यूसर ऐसा करता है, लेकिन मेजोरिटी में ऐसा ही है। जब आप एंट्री पॉइंट पे घुसोगे तो वहां पे आपको बड़े प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स नहीं दिखेंगे, वहां पे कास्टिंग एजेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये सब जब कुछ चल रहा है तो आपके टैलेंट के बेस पे कोई लेगा नहीं, कोई सरकारी नौकरी तो है नहीं। तो अब प्रॉब्लम क्या होती है कि आप अपने आप को कितना भी बेहतर कर लो टैलेंट में, अपने आप को कितना भी अच्छा कर लो टैलेंट में, भैया काम उसको मिलेगा जो इंप्रेस कर रहा है, जो तलवे चाट रहा है। ठीक है, ये पंगा है। अब आते हैं यूट्यूब पे। यूट्यूब का टेंशन क्या है कि यूट्यूब पे इंडिया में मोनेटाइजेशन करने के बाद आपके पास बहुत करोड़ों व्यूज हो, आप पागलों वाली काम करो, सड़कों पे जा जाके प्रैंक्स करो और ये करो वो करो, दुनिया की चीजें करो, उसको रोस्ट करो, यहां गाली दो वहां गाली दो। उसके बाद आपको लोगों का अटेंशन मिलता है, फिर आपको कुछ पैसे मिलते हैं उसमें, लाख 1.5 लाख रुपए या 10-12 लाख 3 लाख, जो भी, मतलब डिपेंड करता है व्यूज़ पे। और शुरू में अगर आपके 20-30 हज़ार व्यूज़ आ रहे हैं तो इतना आप पैसे नहीं बना पाओगे। प्रॉब्लम ये है कि ये परमानेंट नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि इसमें सर्टेनिटी नहीं है। ये चलेगा, हो सकता है चल भी जाए, लेकिन आज जो चल रहा है वो कल गिरेगा। बहुत सारे ऐसे यूट्यूब क्रिएटर्स आपने देखे होंगे जो आज अच्छा काम कर रहे हैं, सॉरी कल अच्छा काम कर रहे थे पर आज उनका गिर गया। तो इंडिपेंडेंस तो है नहीं कहीं से, देयर इज नो इंडिपेंडेंस इन्वॉल्व्ड। सो व्हाट शुड वी डू देन? तो यहां पे ये तीनों जो एरियाज थे, तीनों जो रास्ते थे, मुझे दिखना चालू हो गए। अच्छा, आपको क्यों बता रहा हूं ये? सिंगर्स को और म्यूजिशियंस को क्यों नहीं बताता हूं मैं? सिंगर्स और म्यूजिशियंस होते इमोशनल, उनको वही करना है जो करना है। मैंने एक वीडियो में बात बोली थी लास्ट टाइम, आपने बोला होगा 2 टाइप के लोग होते हैं ना, इमोशनल डिसीजन मेकर्स एंड लॉजिकल डिसीजन मेकर्स। और सिंगर्स मैक्सिमम जो होते हैं इमोशनल डिसीजन मेकर्स होते हैं। वो क्या करते हैं, वो क्योंकि उनका काम ही इमोशंस का है, वो लॉजिकली सोचते ही नहीं है। आप सोचो, आप एक बात बोलूँगा, बड़ी कमाल की बात है। अगर मैं किसानों को कुछ बोलूँ तो कल धरना हो जाएगा सड़कों पे, ठीक है। अगर मैं हिंदू मुसलमान को कुछ बोलूँ तो कल मेरे खिलाफ उल्टा सीधा कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर मैं किसी भी संगीतकार को बोलता हूं तो ये आपस में इकट्ठा होकर धरना नहीं करते, ये इकट्ठा ही नहीं हो सकते आपस में, क्योंकि इनकी आपस में ही नहीं बनती, इनकी आपस में ही लड़ाई हो जाती है। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि जो लाइव बैंड्स हैं, वो बैंड्स कभी बनते ही नहीं, कभी चलते ही नहीं है। बैंड्स में गिटारिस्ट की लड़ाई ड्रमर से हो गई, ड्रमर की सिंगर से नहीं बन रही है, बैंड चलता ही नहीं है, चाहे बीटल्स बैंड क्यों ना हो। बीटल्स, ठीक है, इतना बड़ा बैंड जो है, वन डायरेक्शन, इतने बड़े बड़े जो बैंड्स हैं वो सब टूट गए क्योंकि इन लोगों की आपस में बनती ही नहीं है। और आपस में बनाने के लिए लॉजिक बहुत जरूरी है। तो स्पेशली इस सब चीजों में तो इनकी आपस में बनती नहीं है। अगर मैं कुछ भी बोलता हूं तो एक आदमी नहीं मिलेगा, सिर्फ सोशल मीडिया पे गाली बक के भाग सकते हैं, लेकिन ये सड़क पे इकट्ठा नहीं हो सकते आपस में। कभी आपने देखा है कि पेट्रोल पंप को सील करवा दिया और सारे म्यूजिशियंस, एक्टर्स बैठे हुए हैं और पेट्रोल पंप, रोड ब्लॉक कर दी है, धरने पे बैठे हुए हैं? कभी देखा आपने? किसानों का आपने देखा होगा, रिलीजन में देखा होगा आपने, सिख देखा होगा, ईसाई का देखा होगा, लेकिन कभी आपने इसमें नहीं देखा होगा। तो ये लोग जो हैं, ये, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये नेगेटिव है, इमोशनली अपने आर्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप इमोशनल नहीं हो तो आप एक अच्छा संगीत नहीं बना सकते,
ठीक है, तो ये जो गुत्थी थी ये पूरी की पूरी मैंने देखी 2019-20 में। तो मेरे अंदर ये बड़ी खतरनाक कल्पना आई कि मैंने कहा भाई इसमें तो ये तगड़ा हो रहा है, क्योंकि मेरे को तो मेरा जो सेंटर पॉइंट था वो चेंज हो गया था। मेरा सेंटर पॉइंट म्यूजिक नहीं था, अब फ्रीडम हो गया था। 2018 से पहले मेरा सेंटर पॉइंट म्यूजिक था, 2018 के बाद मेरा सेंटर पॉइंट म्यूजिक से शिफ्ट होने लगा और कठोर हो गया 2020-21 तक। वो था फ्रीडम, मुझे फ्रीडम चाहिए, उसके लिए मुझे त्याग करना पड़े किसी भी चीज़ का, मैं करने को तैयार हूँ। किस चीज़ का त्याग करना पड़े? संगीत का त्याग करना पड़े, किसी भी चीज़ का त्याग करना पड़े जो त्याग करने लायक है। ये नहीं कि शरीर का त्याग कर दो, हाथ पैर कटवा लो, ये नहीं, ठीक है। तो ये समझ में जब आया तो एक बहुत ही तगड़ा फ्रेमवर्क निकल के आया मेरे अंदर, जब मैंने बारीकी से ऑब्जर्व किया कि ये जो तीनों लेवल्स हैं इनका क्या रोल है बेसिकली। तो पहला जो चरण होता है, एक लेवल ऑफ डिजायर्स में जो पहला चरण होता है, जो सबसे नीचे का होता है, एक इच्छा जागती है। वो इच्छा कैसे जागती है वो भी समझ लीजिए। या तो आप भरी हुई वासना लेके आते हो, वासना और इच्छा में डिफरेंस समझ लो पहले। इच्छा मतलब क्या? वो जो भीतर रहे, बाहर ना एक्सप्रेस हो, वो इच्छा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे स्विमिंग करना है, बट अभी तक मैंने कोई एक्शन नहीं लिया और ना बात करी स्विमिंग की, और ना मैंने देखा स्विमर्स को यूट्यूब वीडियोस में, या मैंने उनसे उनकी पिक्स देखी। ये इच्छा है। ध्यान से सुनना, सब काम छोड़ दीजिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ये इच्छा होती है। फिर से सुन लीजिए, इच्छा क्या होती है? वो जो भीतर ही रहे, बाहर ना आए, वो इच्छा है। एक थॉट है, एक छोटा सा डिजायर है, कह सकते हैं। इसके बाद आता है कह सकते हैं इसको, इसका एक एक्चुअली टर्म मुझे ढूंढना पड़ेगा, बट इसको हम कह सकते हैं वासना का पहला चरण। ठीक है, वासना का पहला चरण। जैसे कलयुग का पहला चरण होता है, फिर घोर कलयुग होता है, वैसे ही वासना का पहला चरण जो होता है। तो इसको हम अगर नाम दे तो ज्वलंत इच्छा कह सकते हैं हम इसको, ज्वलंत इच्छा। ठीक है, तो पहले इच्छा होता है, फिर इसको हम बोलते हैं ज्वलंत इच्छा। ये ज्वलंत इच्छा में किस तरीके की एक्टिविटी करता है इंसान, इसके बारे में बात करने लगता है आदमी, इसके बारे में चीजें पढ़ने लगता है, देखने लगता है, लेकिन आदमी कभी एक्शन नहीं लेता। एक्शन नहीं लेता मतलब मैं स्विमिंग की वीडियोस देख रहा हूं, स्विमिंग के बारे में बात कर रहा हूं, हो सकता है मेरे स्विमिंग से रिलेटेड इमेजिनेशन आ रही है कि मैं स्विमिंग पूल के अंदर हूं। ये जो व्यक्ति होता है ये कभी भी स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन नहीं करता, समझ रहे हो? मतलब एक्चुअल स्विमिंग पूल में जाता नहीं है, बस स्विमिंग के बारे में बात करता रहता है, स्विमिंग के बारे में सोचता रहता है। स्विमिंग के बारे में कहीं भी अगर कुछ बज रहा होता है या चल रहा होता है टीवी पे या फिर रेडियो पे, कहीं पर भी, रेडियो तो बहुत पुराना बोल दिया मैंने, ऑडियो कुछ भी अगर चल रहा होता है तो उसकी तरफ खिंच जाता है। अगर 4 लोग स्विमिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो वहां पे वो आदमी खड़ा हो सकता है, वो भागेगा नहीं। लेकिन अगर इच्छा होगी तो वो आदमी 2 मिनट के लिए खड़ा होगा, भाग जाएगा, वो कहेगा भाई मैं बाद में देख लेंगे। लेकिन जब ज्वलंत इच्छा हो जाती है तो आदमी खड़ा रहता है, जब तक कन्वर्सेशन कंप्लीट नहीं होती तो आदमी खड़ा रहेगा कि भैया हाँ स्विमिंग के बारे में बात हो रही है। ठीक है, इसके बाद हम बोलते हैं जो तीसरा चरण होता है वो होता है वासना। वासना एक ऐसी चीज है जिसको हम हिंदी में अगर हम बोल सकते हैं, इसको हिंदी में अगर इसको बोलना चाहें तो इसको वासना बोलेंगे, इंग्लिश में इसको बोलते हैं बर्निंग डिजायर। ठीक है, बर्निंग डिजायर। तो वासना का मतलब क्या होता है कि वो चीज बहुत बुरी तरीके से तुम्हारे पेनेट्रेटिंग वे में अंदर
सबकॉन्शियस में जा चुकी है, ये सबकॉन्शियस में तुम्हारे घुस चुकी है। बड़ी तगड़ी चीज है ये। तो इसको बोलते हैं वासना। वासना का क्या सिद्धांत है? एक बार कोई भी चीज वासना में कन्वर्ट होती है, वासना के चरण में एक मनुष्य जब एंटर करता है, आगमन करता है, तो आदमी एक्शन लेगा ही लेगा। वो एक्शन लेगा, वो स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन करेगा। इसको हम बोलते हैं वासना। उसके बारे में बात करेगा, दिन का ज्यादातर टाइम वो ही करेगा। ये सब की कंपोनेंट्स हैं, की इंडिकेटर्स हैं, की आइडेंटिफायर्स हैं। ठीक है, ये सब की इंडिकेटर्स है, की आइडेंटिफायर्स हैं कि इन तीनों को कौन से चरण पे अगर कोई मनुष्य है, अगर आपको पता करना है किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए, वो इच्छुक है, ज्वलंत इच्छुक है या वासना ग्रस्त है। ठीक है, वासनाग्रस्त है। ठीक है, आपको यह समझना पड़ेगा। अगर वो वासनाग्रस्त है उस पर्टिकुलर कर्म की वजह से या काम की वजह से या एक्टिविटी की वजह से, तो वो आदमी एक्शन लेगा ही लेगा। वो आदमी एक्शन लेगा, मतलब वो बैठेगा नहीं, वो सिर्फ सोचेगा नहीं, वो सिर्फ बात नहीं करेगा, वो एक्शन लेगा। तो आई होप आपको क्लियर हुआ, इन तीनों का जो एग्जाम्पल्स हैं वो क्लियर हुए। तो पहला क्या है? पहला है किसी चीज की इच्छा होना, अ विश। यू नो, आई लाइक डांस, दिस इज आई विश टू डांस। This is like you're just talking randomly on somewhere, you see something and to your mother or to your friends you brag simply आप जाके वॉमिट करते हो कि भैया मेरे को डांस करना है या डांस अच्छा लगता है या डांस। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि तुम दूसरे चरण में आते हो। दूसरे चरण में जब आदमी आता है तो वो डांस के बारे में बात करने लगता है, ज्यादा उसके बारे में थोड़ा पढ़ने लगता है, कई बातें हो रही तो वहां खड़ा हो जाता है, सोचने भी ज्यादा लगता है। लेकिन की आइडेंटिफायर क्या है ज्वलंत इच्छा में और वासना में? कि आदमी एक्शन नहीं लेता। आदमी एक्शन नहीं लेता है। अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप का एग्जांपल लें, मेरे पास लोग आते हैं, बोलते हैं भैया यार ये बताइए, सब कुछ कर लिया, 20 साल के हो गए हैं, उन्होंने सब पूरा जीवन देख रखा है, सब कुछ कर लिया, आप जहां पे हो, संदीप महेश्वरी जहां पे हैं वहां पे हम हैं, हम वहीं पे हैं, हम पहुंच चुके हैं सबसे ऊपर, हमने सब कर लिया है। अब मेरे को कोई इच्छा नहीं होती, ना मुझे काम करने का मन करता है। आप सही बोल रहे हो, मुझे कोई काम वाम करने का मन नहीं करता, कुछ करने का मन नहीं करता है। मेरे को अब ये बताइए कि मार्केटिंग में मेरे को फोड़ना है, आप मेरे को बताइए कैसे फोड़े, क्योंकि संदीप महेश्वरी तक तो मैं पहुंच नहीं सकता। तो मैंने कहा कि आपने अभी कहा कि मुझे कुछ चाहिए नहीं, उसके बाद आप कह रहे हो कि मार्केटिंग करनी। तो ऐसे लोगों का जो मेंटल स्टेट है वो ऐसा रहता है कि ये लोग इच्छा के स्टेज पे हैं मार्केटिंग के लिए। और हाँ, एक बहुत तगड़ा पॉइंट तो भूल ही गया बताना मैं, बाप रे बाप, शिट, आपके पैर तले जमीन खिसक जाएगी। इन दोनों ही चरण में प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत ही मेजर फैक्टर है। इच्छा में भी प्रोक्रेस्टिनेशन, कल पे टालना, और ज्वलंत इच्छा में भी प्रोक्रेस्टिनेशन, कल पे टालना। ठीक है, इन दोनों पे ही आदमी बातें करता है, सोचता है। दूसरे चरण पे बातें करता है, सोचता है, अब
हो सकता है कर भी दे, लेकिन थोड़ा बहुत करेगा, पूरा सही से नहीं करेगा, फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बदलाव होता है इच्छा से ज्वलंत इच्छा, ज्वलंत इच्छा से वासना की तरफ। अब आप कहोगे भाई ये जो, अगर मैं इसको इंग्लिश में टर्म दूं तो पहला टर्म है विश, ठीक है, डिजायर, एडिक्शन। ठीक है, ये 3 टर्म्स दूंगा। तो विशफुल थिंकिंग, डिजायरफुल थिंकिंग, एडिक्टिव थिंकिंग। ठीक है, ये 3 तरीके की थिंकिंग होती है। और एडिक्शन में कोई भी चीज पहुंचते ही वो क्या होता है, उसका एक्शन में कन्वर्ट हो जाती है। तो सवाल यह आता है कि आदमी इच्छा से ज्वलंत, ज्वलंत से वासना की तरफ जाता कैसे, मतलब क्या की फैक्टर है कि वो उसको आगे प्रमोट करता है। वो की फैक्टर है संपर्क। ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है, ये भी लिख लो कहीं पे। अगर ये जो मैं आज बता रहा हूं ना, ये सालों के ऑब्जर्वेशन है, और आप विश्वास नहीं करेंगे, अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप किस लेवल पे अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, आपको पता भी नहीं है। तो अगर हम किसी पर्सन से अटैच होते हैं तो पहले हमें पर्सन से, मुझे पर्सन की विश होती है कि अंजलि मेरे को चाहिए, वो मेरे स्कूल में पढ़ती है, ये विश है। तो आप बार बार सोच रहे हो, देख रहे हो, फिर आप बात करने की कोशिश कर रहे हो, और आप फाइनली उससे बात करते हो। ठीक है, कहीं से गलती से आपकी बात हो गई, आपकी पास में ही बैठी थी स्कूल में, तो चेंज किया, बात हो गई। अब अंजलि से आपकी बात हो रही, धीरे धीरे आप लोगों के बीच में दोस्ती हुई, 3, 4, 5 महीने बाद आपका रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो गया। जैसे रिलेशनशिप में कन्वर्ट हुआ, उसके कुछ टाइम बाद संपर्क बना रहता है दोनों का आपस में, आप एक दूसरे को एक्सप्लोर करते हैं, तो दोनों का बहुत तगड़ा अटैचमेंट होता है इसमें। इसको हम बोलते हैं वासना। मुझे वासना है तुम्हारी, बर्निंग एडिक्शन है तुम्हारे लिए, मेरी एडिक्शन है मुझे। पहले मुझे बीच में जब तुमसे बात हुई तो मेरी इच्छा थी तुमसे बात करने की। जब मेरी बात तुमसे हो गई, 1-2 महीने तुमसे बात किया, तो जैसे जैसे तुम्हारी आदतें मेरी आदतों से मैच हुई, मेरे डिज़ायर तुम्हारे डिज़ायर से मैच हुए, हम दोनों मैच हुए, हमारा जो गुण है, क्वालिटीज़ है, वो हमें मिले, हमारे मिले, तो हमारा जो, मेरा विश जो था वो बदल गया ज्वलंत इच्छा में, कि अब मैं उसका बात करे बिना नहीं रह पा रहा हूं। दिन में 2-2, 3-3 बार बात होना चालू हो गई है। ये समझ लो कि ज़्यादा जब संपर्क होने लगेगा तो आदमी दूसरे चरण पे आ चुका है। उसके बाद और संपर्क बनाता आदमी, और संपर्क बनाता, और संपर्क बनाता। पहले वोकल्स यानी कम्युनिकेशन से संपर्क करता है, फिर आदमी बाहर फिजिकली प्रेजेंट होके घूमने जाता है, मिलता है, फिर आदमी बिस्तर पे जो फिजिकल संपर्क है वो बनाता है, वो सबसे खतरनाक संपर्क है। तो अब ये 3 लेवल पे साइकोलॉजिकल संपर्क हो गया, फिजिकल संपर्क हो गया, ठीक है, ये दोनों लेवल पे संपर्क हो गया आपका, तो अब ये बढ़ गया, आपका वासना बन गया। अब अगर वो लड़की छीनी गई आपसे तो आपकी धज्जियां उड़नी तय है, ठीक है, क्योंकि अब एक्शन लेना है आपको। तो अब लड़की एक्शन ले सकती है शादी का। अगर उससे पहले ही आप बोलते हैं शुरू के 2-3 महीने में, तो शायद शादी का एक्शन ना लेती लड़की, या आप ना लेते। अब आप दोनों साथ में टाइम बिताया आपने, तो आप एक्शन ले रहे हो कि भैया शादी कर लेते हैं। तो इसको बोलते हैं हम कि भैया हमें वासना में कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद का जो गेम है वो बड़ा खतरनाक है। इसके बाद एक
वासना जो है पीक होता है वो किसी भी चीज का, और हर चीज का पीक होता है तो वैली भी होता है। तो होता क्या है कि जब आदमी किसी भी चीज से किसी चीज की चाह रखता है, फिर उसको वो मिलता है, फिर उसमें वो और संपर्क टाइम स्पेंड करता है, तो वासना बन जाता है। वासना के बाद उसका जो प्लेजर फ्यूल है वो खत्म हो जाता है कुछ टाइम बाद। प्लेजर फ्यूल क्या होता है? मजा लेने का पेट्रोल। मतलब क्या? लड़की से प्यार हुआ 6, 7, 8, 9 महीने, 10 महीने, 11, 12, 1 साल, उसके बाद धीरे धीरे सारी जगह से, क्योंकि सब कुछ लूप में जा रहा है, सब कुछ रेपिटेशन में जा रहा है। वही आप सुबह उठे, वही गए, रात में आए, उसी पोजीशन में भी आपने सब कुछ किया जो करते हो, एक्सप्लोर भी कर लिया आपने, अगर चलो बहुत सारी अलग अलग पोजीशंस, बहुत सारे अलग अलग चीज़ों को आपने एक्सप्लोर कर लिया, ठीक है भैया। आपने फिजिकल भी पूरा एक्सप्लोर कर लिया, साइकोलॉजिकल भी उस आदमी का एक्सप्लोर कर लिया। वैसे तो एक्चुअली देखा जाए तो 99.9% लोग ना फिजिकल एक्सप्लोर करते हैं सही से, ना साइकोलॉजिकल एक्सप्लोर करते हैं सही से। वो उसी में बोर हो जाते हैं, क्योंकि एक चीज़ भी अगर आप करोगे तो वो भी तो रिपीटेशन है ना। और चाहे 108 चीज़ें करोगे वो भी रिपीटेशन है, 200 चीज़ें करोगे वो भी रिपीट होगी एक टाइम के बाद। अगर आप 300 चीज़ें नई निकाल रहे हो अपने रिलेशनशिप में, 500 चीज़ें नई निकाल रहे हो, तो वो रिपीट तो होगी, कभी तो खत्म होगी। यही प्रॉब्लम है इस दुनिया का, यही प्रॉब्लम है कि सब कुछ एक्सप्लोर करने के बाद एक टाइम आता है सब कुछ खत्म हो जाता है, और फिर वो पूरा का पूरा जो तुमने एक्सप्लोर किया है वो लूप में चलने लगता है, रिपीटेशन में जाने लगता है। तो वासना के बाद जब ये रिपीटेशन में चीजें जाने लगती हैं तो प्लेजर फ्यूल खत्म हो जाता है, और सिर्फ एक चीज बनी रहती है, वो है अटैचमेंट। अब मजा नहीं आ रहा है, सुख नहीं है, आनंद नहीं है, पर मोह है। सिगरेट को छोड़ भी नहीं सकते, लेकिन सिगरेट में हर टाइम मजा भी नहीं आता है। आप जाके पूछो किसी स्मोकर से, महीने में 4 सिगरेट में उसको सिर्फ मजा आता है, और पिएगा 400 सिगरेट में वो सिर्फ 4 या 5 सिगरेट ही पी पाता है सही से, बाकी सिगरेट में मजा नहीं आता। तो ऑन एंड ऑफ होता रहता है। ऐसे रिलेशनशिप में भी होता है। कोई पर्टिकुलर डेट आप जा रहे हो, वो डेट आप करोगे तो एक पर्टिकुलर डेट आपकी अच्छी होगी, उसके बाद 10 डेट आपकी बेकार होगी, फिर एक डेट अच्छी होगी, फिर 10 डेट बेकार होगी, फिर एक डेट अच्छी होगी, फिर 10 डेट बेकार, मतलब 10 बार पेन और 1 बार मजा। आप जिम ज्वाइन करोगे, जिम में शुरू में मजा आएगा बड़ा, फिर 1-2 महीने बाद क्या होगा, जिम बोरिंग लगने लगेगा, और महीने के 4 या 5 दिन ऐसे होंगे जिसमें जिम में मजा आएगा, बाकी टाइम में मजा नहीं आएगा। तो 5 या 6 दिन आप जिम करोगे तो वो पेन में जाएगा, अगले 2 दिन या 1 दिन फिर प्लेजर मिलेगा आपको। 5 दिन पेन, 1 दिन प्लेजर, 4 दिन पेन, 2 दिन प्लेजर, ऐसे होता है कुछ। ठीक है, ये साइकिल एकदम एग्जैक्ट नहीं है, पर ये एग्जैक्ट है कि दुख रिपीट होता है ज्यादा और सुख बीच बीच में आता जाता रहता है। लेकिन शुरू के 6 महीने में लड़की के साथ या किसी के साथ भी मजा, 1 बार दुख होता था और 50 बार मजा आता था, ये होता था। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। एनीवे, तो ये जो लेवल्स ऑफ डिजायर्स हैं बेसिकली, इसमें पहला चरण इच्छा, फिर ज्वलंत इच्छा, फिर वासना। अब ये वासना में क्या होता है कि वासना मरती नहीं है शरीर मरने के बाद, ये प्रॉब्लम है। यही वासना लेके फिर आदमी दूसरा शरीर के साथ आता है, ये भी प्रॉब्लम है। और वही वासना फिर एक्सप्रेस करती है, लेकिन जैसे आप उसको एक्सप्रेस तो करते हो, आप बोर तो हो जाते हो, फिर एक और वासना आप पकड़ लेते हो। कोई एक पर्टिकुलर एक्टिविटी कर रहे थे, फिर वो एक्टिविटी से बोर हो गए, खत्म कर दिया एक्टिविटी, नई एक्टिविटी पकड़ ली, बिकॉज ऑफ सर्कमस्टेंसेस, है ना। पैदा हुए थे सिंगर बनने के लिए, लेकिन फिर घर वालों डॉक्टर थे तो डॉक्टर बना दिया। अब डॉक्टर की प्रैक्टिस ज़्यादा हो गई है तो सिंगर की प्रैक्टिस कम कर दी, तो अब डॉक्टर की वासना बढ़ गई, सिंगर की वासना गिर गई। तो वासना बदलती सिर्फ शरीर में है, बिना शरीर के वासना को खत्म नहीं किया जा सकता, बिना शरीर के वासना को बढ़ाया या कम नहीं किया जा सकता है, ये प्रॉब्लम है। तो ये लेवल्स ऑफ डिजायर हर जगह आपको मिलेंगे। बिजनेस में भी बहुत तगड़ा इसमें रोल रहता है कि आप जब देखोगे कि
जब मैंने मार्केटिंग सीखना स्टार्ट किया था, मैं जो बात कर रहा था शुरू में कि मुंबई में क्या होता है, यहाँ क्या होता है, प्रॉब्लम क्या थी कि मुझे इसकी वासना थी म्यूज़िक की, लेकिन इसकी वासना जो थी मार्केटिंग की, वो लाना ज़रूरी था, क्योंकि मार्केटिंग मेक्स यू इंडिपेंडेंट. दिस इज यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, बिकॉज मार्केटिंग गिव्स यू द पावर टू बी फ्री फ्रॉम टाइम. अदर एनी काइंड ऑफ बिजनेस or any kind of job or anything, whatever you need, चाहे आप म्यूजिशियन हो, चाहे कुछ भी हो, कुछ किसी भी तरीके, कुछ भी आप डॉक्टर हो, कुछ भी हो, उसमें आपको जाना पड़ेगा काम करने के लिए, आपके पास टाइम नहीं है. पर मार्केटिंग गिव्स यू फ्रीडम. बट डोंट यू थिंक दैट द फ्रीडम विल गिव यू सो मच इंटेंस प्लेजर. नो, द सेम फ्रीडम if you don't have anything to do on your particular day, if you don't have nothing to do, the same energy which has created vasana, it will try to destroy you. Destroy in the sense, काम जहां नहीं होता है, जहां भी, ये फिर से मैं बता रहा हूं, बार बार बोलता हूं, फिर से सुन लो, जब भी एक्टिविटी नहीं होती है कंस्ट्रक्टिव तो डिस्ट्रक्टिव होता है. अगर कंस्ट्रक्टिव कुछ भी नहीं होगा तो डिस्ट्रक्टिव होगा सर. तो जब फ्रीडम आदमी को मिल जाती है तो कंस्ट्रक्टिव बंद हो जाता है, फिर हो जाता है डिस्ट्रक्टिव. जैसे फॉर एग्जांपल बैंक की नौकरी नहीं लगी थी, अब लग गई तो अब पेट निकल आया है. शादी हो गई तो अब चल रहा, कमरे में क्या चल रहा है वो हमें क्या पता, ठीक है, वो भी चल रहा, पेट भी निकल रहा है. हाँ, बाकी दुनिया कुछ कहेगी भी नहीं. चाचा, फूफा, फूफी और ये अंकल, मामा, मामी, मौसा, मौसी, ये कुछ कहेंगे कहाँ? ये कहेंगे अरे वाह, पेट तुम्हारा निकला हुआ है और तुम इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हो, लेकिन हम तुमको कुछ नहीं कहेंगे. क्यों? क्योंकि हमारा हम जो तुमसे चाहते थे वो तुमने कर लिया. दुनिया को इसकी नहीं पड़ी है कि तुम्हारा पेट कितना निकला हुआ है. दुनिया को इसकी पड़ी है कि तुम्हारे पास पैसा है कि नहीं. दुनिया कुछ नहीं बोलती. इसीलिए तो प्रॉब्लम है ये. सोचो, अगर एक पर्टिकुलर डे पे ये लोग निकले जो मोटे मोटे हैं आपके घर में, मेरे घर में, हर जगह जो लोग मोटे मोटे लोग निकले हैं और कहें भैया आज तो भैया बैंक की नौकरी लगी हुई, जा रहा हूं मैं निकल के. भैया नीचे निकलते ही गार्ड ने बोला, ओ मोटे, क्या नौकरी कर रहा है? शर्म नहीं आती इतना पेट निकालते हुए? अरे पागल है ये गार्ड, कुछ भी बोलता रहता है. बाहर निकले सोसाइटी के, 2-3 औरतें निकल रही थी कितना मोटा आदमी है. अरे मेरी सरकारी नौकरी है. अरे उससे क्या होता है, मोटे तो हो, क्या फर्क पड़ता है. सोचो, हर आदमी आपको टोकना चालू कर दे, ओए भैया मोटा, अरे मोटा आ गया, मोटा आ गया. जैसे नहीं होता है हाथी आ गया शहर में अगर हाथी आ जाता है तो वैसे, अरे भैया मोटा, मोटा आ गया, मोटा आ गया. सोचो, जैसे अभी आपको बोलते हैं अरे फेलियर आ गया, फेलियर आ गया, फेलियर आ गया, फेलियर आ गया, कुछ नहीं उखाड़ पाया, माँ बाप का पैसा ले डूबा, लाइफ में कुछ नहीं है इसके, फांसी लगा लेनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए. ऐसी औलादों को बचपन में पैदा होते ही मार देना चाहिए. मेरे फादर पहले ऐसे ही बोलते थे गुस्से में, कहते इसको ना इतना शैतान है, ये इतना साला ये शैतान हो गया है, इसको साले को पैदा होते ही मार देना चाहिए था तो ऐसे यूपी में बहुत बोलते हैं. तो ऐसा हो जाए अगर, आप सोचो क्या होगा भैया. बाप रे बाप, खतरनाक. अरे दादा रे दादा, मतलब आप समझ नहीं सकते कि अगर ये हो गया इस तरीके से. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि होता नहीं है, तो आदमी कहता पेट निकला हुआ है, क्या दिक्कत है, आज एल पहन रहे हैं, कल एक्सेल पहनेंगे, फिर ट्रिपल एक्सेल पहनेंगे, उसके बाद टेलर में जाके नया कपड़ा सिलवाएंगे खली की तरह. क्या फर्क पड़ता है, कौन बोल रहा है मैंने तो उखाड़ लिया? अरे तूने कुछ नहीं उखाड़ा है, तुम एक नंबर के तुच्छ प्राणी हो इस धरती पे. धरती पे एक्चुअल बॉस तुम हो, जो सक्सेसफुल है और मोटा है. बुरा मत मानिएगा, एक्चुअली में तुम ही हो. क्योंकि भैया जो आदमी अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देता, वो आदमी क्या दौलत को एंजॉय करेगा भैया? जो आदमी अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं देता, क्या, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप थोड़ा बहुत आपका पेट निकला हुआ थोड़ा चले, ठीक है, आपका ओवरवेट हो, आप ठीक, मतलब ठीक ठाक, आप एक फिट हो, आप मतलब अगर
भगाया जा भाग। अब कोई आदमी निकला हुआ, बेल्ट पीछे ऐसे निकल के आगे आ रही तोंद, और बैक पीछे जा रहा है एकदम, जैसे कि हमारे यहाँ एक बचपन में अश्विनी सर हुआ करते थे, वो ऐसे क्लास में आते थे और उसके बाद उनका पेट ऐसे निकलता था, बेल्ट नीचे देखती थी जूते को, बेल्ट जूते को देख रही है, बेल्ट एक्चुअली सामने देखनी चाहिए बेल्ट जूते को देख रही है और बैक पीछे से निकला हुआ है। अगर उनको उनका मतलब पीछे से देखो तो ऐसा लगेगा कोई लड़की चल रही है, बट एनीवे हम लोग मजाक भी उड़ाते थे, बट एनीवे। तो प्रॉब्लम क्या है ना, लोगों को, क्योंकि सोसाइटी कुछ बोलती नहीं, सोसाइटी जो चाहती है वो कर लिया आपने। सोसाइटी प्रेज अलग करती है, ये सोसाइटी ही डुबा रही है तुमको। सोसाइटी को जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सब 99.9% सब झूठ पे बेस्ड है। एक भी रूल इनका, एक भी नियम इनका सही नहीं है। कुछ भी ये बोलते हैं कि बच्चे को ये बनाना है, क्यों भैया, क्यों बनाना बच्चे को? नहीं नहीं मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा तो लोग मुझे क्या बोल, अरे तो बोलने दो ना, लोगों का काम है बोलना। आपको क्या लगता है कि आप साधारण बालक की तरह मर जाओगे, सक्सेसफुल नहीं होगे तो क्या हो जाएगा उससे? अगर आप एक ब्रॉडर विजन से देखो तो उससे क्या हो जाएगा? एक साधारण व्यक्ति, दैट इटसेल्फ इज अ दिस थिंग, सक्सेस। लेकिन नहीं, दुनिया प्रेशर दे रही है, ये दे रही है, वो दे रही है। भैया दुनिया तो प्रेशर बाद में भी देगी। जब आप पैसे कमाओगे तो आदमी कहते हैं जरूर कुछ गलत काम कर रहा है साला, इतना पैसा कहां से आ रहा है इसके पास। दुनिया का प्रेशर जो है ना, खतरनाक, बड़ा खतरनाक। एक भी इनका वाक्य सच नहीं है कि हमारे बच्चे को कुछ बनाना है। अरे पहले आप तो अच्छे स्वास्थ्य बना लो, बच्चे को बाद में बनाना। पहले हार्ट अटैक हो जाएगा, 60 से पहले निकल लोगे, खत्म हो रहा। और जब अभी हो रहा है ये 2022 में, जब तक हम लोग पहुंचेंगे उस एज में, आप देखना क्या हालत होने वाली। मेरा जो ये मार्क माई वर्ड्स, ये जो एज है ना ये हार्ट अटैक की, ये 60 से, अभी 60 है, 60 एक ऑन एन एवरेज एज चल रही ह्यूमन की इस समय। ये 94 का सर्वे है, ठीक है। जब तक हम पहुंचेंगे ना वहां तक 50-60 तक, तब तक ये एज 45 to 50 आ जाएगी। मतलब आदमी की एवरेज एज 45 to 50 होगी, मैक्स 50 एज होगी। और क्योंकि सोशल मीडिया और धज्जियां इतना भयंकर उड़ने वाले हैं, इसकी कोई हद नहीं है। और ये जो बात होती है ना चेंज आ जाएगा, वो आ जाएगा, कुछ नहीं आने वाला, कुछ भी नहीं आने वाला। क्योंकि हम इमरजेंसी पे काम करते हैं। हमारा जो नेचर है ना, जब कुछ खराब होने लगता है तब हम काम करते हैं, और उस समय वो इरिवर्सिबल होता है। अब अगर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो वो इरिवर्सिबल टाइम पे अगर आप करोगे, क्या होने वाला है? आइडियली यहां पे इंडिया में 2 बच्चों के ऊपर कैपिंग कर देनी चाहिए, लेकिन नहीं, करो 10-10, 12-12 बच्चे, क्या फर्क पड़ता? 5-5 बच्चे करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कब करेंगे? जब एक्चुअली में चीजें खराब हो जाएंगी। अगर मैं कहीं से गलत बोल रहा हूं तो मेरे को बता देना, मैं कहीं से गलत नहीं बोल रहा हूं। आपको पता नहीं है कि पॉपुलेशन जब बढ़ती है तो हमें दिक्कत होने वाली है। क्यों? क्योंकि हमारे पास घर ही नहीं है रहने के लिए, और हमें फिर डिफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा, पेड़ काटना पड़ेगा। और पेड़ काटोगे फिर हवा कहां से लाओगे? या तो रह लो या हवा खा लो। अभी मैंने देखा था जिम कॉर्बेट में 6000 पेड़ काटे जा रहे हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, सिर्फ सफारी के लिए। ऐसा कुछ मैंने सुनने में आया था अभी। और ये दिल्ली से देहरादून का हाईवे बन रहा है, दिल्ली देहरादून हाईवे, इसमें बहुत सारे पेड़ कटे हैं। 30-40 हज़ार के आसपास, कुछ ज़्यादा ही कुछ बता रहे हैं, क्योंकि वो कॉर्बेट के ऊपर से होके निकलेगा वो, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। तो एनीवे मैं नेगेटिव नहीं कर रहा हूँ, मतलब बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं, बट ध्यान ही नहीं है क्या करा जाए इसमें। तो लेवल्स ऑफ डिज़ायर्स, आई होप आपको समझ में आया हो कि लेवल्स ऑफ डिज़ायर्स क्या हैं, और इसको याद रखना, क्योंकि ये जो है ना, ये फंडामेंटल्स ऑफ माइंड है। कैसे बनता है कोई चीज़? संपर्क से आदमी चरण, दूसरे चरण, तीसरे चरण, चौथे चरण में जाता है। संपर्क से, बिना संपर्क नहीं जाएगा। संपर्क अगर आप संपर्क रखो किसी आदमी का पूरे टाइम, कोई स्विमिंग पूल में इंटरेस्टेड है, विशफुल थिंकिंग है,
और उसको एकदम संपर्क रखो स्विमर्स के साथ, रोज़ रोज़ वही वीडियो, वही बुक्स, वही बातें, आदमी का डिज़ायर बढ़ जाएगा। फिर आदमी प्रमोट होता है ऊपर की तरफ और ऊपर की तरफ और ऊपर की तरफ। तो दीज आर द लेवल्स ऑफ डिज़ायर्स। और एक बार कोई चीज़ वासना में कन्वर्ट हो जाती है तो ना चाहते हुए भी तुम अपने आप को नहीं रोक सकते, ये भी याद रखना। अगर तुम्हारी आदत पड़ी हुई ना प्रोस्टिट्यूशन की, तो तुम्हारी धज्जियां उड़नी तय है, क्योंकि तुम रोक ही नहीं पाओगे। तुम्हारी आदत पड़ी हुई है अगर सिगरेट पीने की, तो जब तक क्राइसिस नहीं आएगा तब तक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है वो रोकना एक तरीके से। हो सकता है कुछ, अगर आप जो मेन जड़ है वो खत्म कर दो। तो इसीलिए शुरू से ही कोई भी सब्सटेंस यूज कर रहे हो, कुछ भी नई एक्टिविटी पाल रहे हो, तो ये जो फंडामेंटल्स है, ये फ्रेमवर्क है, जो ये पता होना जरूरी है कि पहले ये आता है, फिर ये आता है, फिर ये आता है। और अगर वासना को गिराना है तो भी क्या करना होगा? संपर्क तोड़ना होगा। सिंगिंग में इंटरेस्ट है, सिंगिंग की वासना गिरानी है, मत गाओ, गाओ ही मत। तो अब आप कहोगे एक तरफ से आप बोल रहे हो कि आप छोड़ ही नहीं सकते, और एक तरफ से आप बोल रहे हो कि करो ही मत, तो ये तो पोलैरिटी हो गई। बिल्कुल सही कहा आपने। तो सिंगिंग छोड़ने के लिए आपको कुछ रिप्लेस करना पड़ेगा वहां पे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सिंगिंग को छोड़ा, अभी छोड़ा नहीं है, मतलब इट्स वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एक्टिविटी, बट इट्स नॉट एट वासना लेवल राइट नाउ, इट इज एट ज्वलंत इच्छा लेवल, इट इज एट द एज ऑफ दैट, बट इट्स नॉट वासना लेवल। वासना क्या होती है? जैसे ये अभी जो मैं कर रहा हूं, ये सात्विक वासना है। कुछ ना कुछ तो वासना बनाओगे कि बिना वासना के रहोगे। वासना जरूरी भी है जीवन को बिताने के लिए। अगर किसी भी चीज की वासना नहीं, एक भी चीज की वासना नहीं है, तो शरीर डिटोरिएट होने लगेगा, मर जाओगे। तो वासना अगर रखनी है तो तामसिक मत रखो, और राजसिक ठीक चलेगा, लेकिन सात्विक अगर काम वासना है किसी भी चीज की, जैसे योगा करने की वासना है ना, जिम करने की वासना है ना, तो शरीर से रिलेटेड कुछ भी, अगर मेडिटेशन करने की वासना, आपको एडिक्शन पालना ही है तो ये पालो। ये मत पालो कि पैसे से पैसा कैसे बनाए, उसका कोई अंत नहीं है। वो भी जरूरी है एक लेवल तक, लेकिन वो छोड़ने के लिए आपको कुछ बड़ा पकड़ना। मैंने क्या बोला था लास्ट टाइम? मैंने ये बोला था कि या तो दो चीजें होती हैं, या तो आप कोई बड़ी चीज पकड़ो जो एक्टिविटी ज्यादा प्लेजरेबल है, उससे तो पुरानी एक्टिविटी छूट जाएगी, या तो आप वो पकड़ो, और नहीं तो फिर आपके अंदर एक क्राइसिस आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल सिंगिंग का इंटरेस्ट है लेकिन घर में पैसा नहीं है, तो आप जॉब करनी पड़ रही है, आप सिंगिंग कहां से करोगे? समझ रहे हो? तो क्राइसिस आ गया ना। तो क्राइसिस बदलाव का कारण होता है। क्राइसिस से चीजें खतरनाक तरीके से मोड़, ये जो पावर क्राइसिस बड़ी सही थी मेरे को ना, सबसे मेरा फेवरेट क्राइसिस ही है। मतलब क्राइसिस तत्काल, तत्क्षण, इमीडिएट तुम्हारा चेंज करेगा, इसी वक्त, क्षण, अभी इसी वक्त। अभी अगर मम्मी को बीमार हो जाए, रिक्शा चलाना है, हाँ मम्मी को बचाना है, चलाओ, रिक्शा चलाना पड़ेगा। ऐसे अगर रिक्शा चलाने के लिए आपको पता नहीं कितना रिक्शे चलाने वाली, संपर्क वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, तब आप कहोगे भैया रिक्शा, अरे बैठो भैया, फिर चलाओ, फिर जिम करो, फिर ये उठाओ, डंबल करो। उसी वक्त अगर मम्मी बीमार है, कहते डंबल करो, आप कहोगे भैया 50 डंबल मार दूंगा, मम्मी को मत करना कुछ। क्राइसिस आ गया है ना। हार्ट अटैक आ जाएगा, नहीं तो फिर एक्सरसाइज करना चालू कर दीजिए। तो भन्नाते हुए शर्मा जी आएंगे और एक्सरसाइज करेंगे, भन्नाते हुए। उससे पहले नहीं, अरे कौन उठे यार, लाओ पूड़ी कचौड़ी भैया, लाओ खस्ता पूड़ी दही, आज खाओ, कड़ुए तेल बना, नहीं रिफाइंड में बनाना, रिफाइंड में। अरे भैया लाओ यार, सरसों का साग ते मक्के दी रोटी, लाओ मलाई में चीनी डाल के खाऊंगी आज तो। मैगी के अलग अलग डिशेस होते हैं, आलू प्याज डाल के मैगी बनाओ, प्लेन मैगी बनाओ, फिर ये शिजवान सॉस डाल के बनाओ। अरे भैया, अरे ये वो, खाओ, कोई टेंशन नहीं, खाओ। फिर क्राइसिस हो गया, पेट निकल गया, बाहर निकली मैडम, 25 साल की हो गई हैं,
गई कॉलेज में, वहाँ पे एक लड़के को पसंद करती थी मैडम ने कहा भैया ये लड़का मेरे को बड़ा पसंद है। लड़का एक दिन मुंह पे आके बोल दिया तुमको कौन प्यार करेगा, तुम्हारी तोन देखी है कहाँ जा रही है, कानपुर में खड़ी हो लखनऊ तक तोन जाती है तुम्हारी। तो उसके अगले दिन मैडम ने जिम ज्वाइन कर लिया। क्राइसिस आ गया भाई, खतरनाक। फिर किया, लेकिन वो इतना तगड़ा क्राइसिस नहीं था। 1 महीने देने में हटाओ क्या करना, फिर एक्सेप्ट ही कर लिया। ऐसी भी लड़कियां देखी होंगी आपने, लोग देखे होंगे, एक्सेप्ट ही कर लिया मोटापा, हम तो ऐसे ही हैं भाई, हमारे तो अरेंज मैरिज करा। अरे अरेंज मैरिज तो आपकी हो ही जाएगी, वो तो नो डाउट, किसी की भी शादी हो जाती है आजकल तो, स्पेशली लड़की हो तो। करना क्या है आपको, उठा के शादी करा दी। लड़का होता तो ना होती, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, देखिए कि इट्स नॉट अबाउट गेटिंग मैरिड, इट्स नॉट अबाउट कि इसको दिखाना, इट्स जस्ट अबाउट योर फिटनेस, द एनर्जी, द फोकस यू आर हैविंग राइट नाउ। सो इट इज जस्ट एन एग्जांपल आई एम गिविंग फ्रॉम हेल्थ, रिलेशनशिप्स एंड वेल्थ। देयर आर लॉट ऑफ स्मॉल डोमेन्स, उसमें आप ये अप्लाई कर सकते हो। वासना और ये ज्वलंत इच्छा और इच्छा, ये 3 लेवल्स ऑफ डिजायर। बहुत कमाल की चीज़ें हो सकती हैं इससे, ये जो अगर आप समझ के जाओ तो इसको यूज़ करके बड़ा, कि पहले इच्छा डालो, फिर इच्छा से उसमें प्रमोट होने के लिए संपर्क बना के रखो। लेकिन संपर्क टूटेगा क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत है। आप कहोगे बुक पढ़नी है, लेकिन बुक आप प्रोक्रेस्टिनेट करते रहोगे, कल पढ़ूंगी, परसों पढ़ूंगी, ये पढ़ूंगी। मेरे कई दोस्तों ने थिंक एंड ग्रो रिच मंगा रखी है, और आई एम श्योर आप लोगों ने मंगा रखी होगी। आज तक थिंक एंड ग्रो रिच कंप्लीट तक नहीं करी इन लोगों ने। क्यों? पैसा आ रहा है। कहाँ से आ रहा? माँ बाप से आ रहा। आने दो, अभी पैसा आना बंद हो जाए, दिल्ली मुंबई जैसे शहर में तो रहना पड़े, घर से पैसा ना मिले, खाने पीने के लाले पड़ जाएं, तब पता चलेगा लोगों को। तब बुक पढ़ेंगे बैठ के, अरे भैया लाओ भाई, अरे कहाँ भाई बुक, आज तो सारी बुक, एक दिन में 12 बुक पढ़ डालेंगे लोग, एक दिन में 13 भाई। इसको, इस क्राइसिस की पावर बहुत खतरनाक है भाई, आपको पता नहीं है। मेरे साथ हो चुका है ये, आपको कुछ नहीं पता। मेरे जो एक्शंस होते हैं वो उसी, जब मैं दिल्ली आया था तो मेरे पास पैसे ही नहीं थे, और प्लस एक ब्रेकअप भी हो गया था, तो वो बहुत अलग अलग कॉम्बिनेशंस थे जहाँ से मैंने कहा भैया आप तो उखाड़ना है लाइफ में कुछ ना कुछ। और आज की डेट में मेरे पास टाइम है। हाँ, ये कह सकते हैं कि ऑन एन एवरेज आई मेक अराउंड 1 लाख के आसपास। तो वो अभी हम उसको 1 लाख का 5 लाख करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये 1 लाख ऐसा नहीं है कि मराया जाके सुबह से लेकर शाम तक फिर आ रहा है। इट्स नॉट लाइक दैट। वो 1 लाख ऐसा है कि वो बस आ जाता है ऑटोमेटिकली। वो सिस्टम ऐसा कर रखा है कि जाना है, और एनीवे क्यों बताऊं आपको। तो बहरहाल मतलब ये जो टाइम के साथ मेरा शुरू से ये था कि मुझे ऐसा डिज़ाइन करना है लाइफ को अपनी, कि टाइम, ऐसा काम चूज करना है कि टाइम मुझे मिले, और वो ही मार्केटिंग दे पाती है। लेकिन टाइम मिलने के बाद मुझे जब मुझे टाइम मिल गया तो मुझे ये एहसास हुआ कि ये टाइम ही दुख का कारण बन सकता है आपके लिए। तो आपको करना पड़ेगा, ऐसे कमरे में टहलते टहलते गधों की तरह पॉडकास्ट करना पड़ेगा। अब आसपास कोई नहीं है, कल को मेरी बीवी आ जाएगी, वो कहेगी कि भाई ये क्या तुम्हारा आवाज़ें आती रहती हैं, चिल्ला चिल्ला के बातें कर रहे हो रूम में, तो वो अलग एक सिचुएशन है, थोड़ा सा शांत रखो। तो एनीवे, ये तो हो गया फन और मजाक मस्ती, बट सीरियसली ये जो 3 लेवल्स ऑफ डिज़ायर्स हैं, ये आप समझने की कोशिश करिए, तो अपने ज़िंदगी में ऑब्जर्व करिए, अपने जीवन में देखिए, इसका निरीक्षण करिए कि कैसे आपको। लेकिन एक चीज़ समझने की कोशिश करिए, जो पेट्रोल है इसका वो है संपर्क। थैंक यू सो मच, टेक केयर, आई होप got something from this. Thank you.